आज भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम देखेंगे न्यायपालिका। तो न्यायपालिका संघ और राज्य, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय। भारतीय संविधान के एकीकृत न्याय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसमें शीर्ष स्तर पर उच्चतम न्यायालय व उसके अधीन उच्च न्यायालय और तीसरे स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। दीवानी या न्यायिक व्यवस्था पद सोपान क्या है? सर्वोच्च न्यायालय पहले, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, वर्ग एक का न्यायालय, ये हो गया आपका उप न्यायाधीश वर्ग, ये अधीनस्थ न्यायाधीश वर्ग एक का न्यायालय, उप न्यायाधीश वर्ग द्वितीय का न्यायालय। यहाँ पर क्या है देखिए, मेट्रोपोलिटन शहरों के लिए कम सजा वाले अपराधों का न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय व उप न्यायाधीश वर्ग तृतीय का न्यायालय। अब देखिए, फौजदारी न्यायिक व्यवस्था या पद सोपान सर्वोच्च न्यायालय में पहले होगा, फिर उच्च न्यायालय में, फिर जिला न्यायालय या सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सहायक सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट होगा इसका, ये दो भाग में। फिर क्या होगा? प्राथमिक न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट वर्ग द्वितीय, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। आगे देखिए इसमें क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? तो 28 जनवरी 1950 को किया गया था। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 5 में, अनुच्छेद 24 से 124 से 147, अनुच्छेद 124 से 147 भाग 5। सर्वोच्च न्यायालय के विनियमन के लिए किसे अधिकृत किया गया है? तो संसद को। भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका का प्रावधान है? तो एकीकृत न्यायपालिका है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो भारतीय संविधान द्वारा। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय होता है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को कुल कितने न्यायाधीश संख्या है? तो 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। संविधान लागू परिवर्तन होने के साथ समय उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी थी? तो 8 थी, एक मुख्य न्यायाधीश, 7 अन्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है, परंतु यह मुख्य न्यायाधीश अन्य किसी स्थान पर सुनवाई करना चाहता है तो इसके लिए उसे किसके अनुमोदन की आवश्यकता होगी? तो राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी इसके लिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का आधार क्या है? तो वरिष्ठता। ये 1973-1977 को छोड़कर। संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 124(1) के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 124(2) के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुका हो, अथवा एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, अथवा वह राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित किया गया है? तो 65 वर्ष की आयु तक। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलोजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो 1993 में। भारत के पहले मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? एच.जे. कानिया थे। जब बैठो जो हुए ना, भारत सरकार द्वारा न्यायिक नियुक्ति आयोग कब गठित की गई? तो ये 2014 में। न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन का उद्देश्य क्या था? न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलेजियम प्रणाली के स्थान पर। न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था? तो 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने कब न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 को असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो 2015 में इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रणाली द्वारा की जाती है? तो कोलेजियम प्रणाली द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी योग्यताओं का वर्णन है? तो अनुच्छेद 124(3) के तहत। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति
किससे परामर्श लेता है? तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श लेता है। किस प्रक्रिया का पालन किए बिना राष्ट्रपति किसी भी सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है? तो परामर्श प्रक्रिया का पालन किए बिना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 124(4) के तहत। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। ये 124 के 2 का के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जा सकते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा संसद की सिफारिश पर महाभियोग द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन का प्रावधान प्रमाणित है? अनुच्छेद 125(1) के तहत। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो 2.80 यानी कि 2,80,000 रुपये वेतन है मुख्य न्यायाधीश का। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को कितना वेतन निर्धारित है? तो ये है 2,50,000 रुपये। वर्तमान न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए क्या आधार उल्लेखित किया गया है? तो सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए संसद के किस सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो दोनों सदनों में लाया जा सकता है। संसद द्वारा किस प्रकार के बहुमत से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जा सकता है? तो कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने वाले प्रस्ताव को संसद में रखने और उसके असमर्थता आदि की जांच करने से संबंधित प्रक्रिया के लिए संसद में कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? तो ये न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 द्वारा। न्यायाधीश जांच अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? तो 7 धाराएं हैं। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पदमुक्त करने वाली किन शब्दावलियों को परिभाषित नहीं किया गया है? तो अक्षमता और कदाचार। भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किस अधिनियम में विहित की गई है? तो न्यायाधीश, ये किसमें है? न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय के शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप कहाँ उल्लेखित है? अनुसूची 3 में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 के 6 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्तों में उनकी नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, किंतु किसी परिस्थिति में राष्ट्रपति ऐसा निर्देश दे सकता है। वित्तीय आपात के दौरान ऐसा हो सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 126 के तहत कार्यकारी जब न्यायाधीश नहीं हो तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को पद पर किसे नियुक्त किया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी को। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कब करता है? तब जब उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो या कर्तव्य निर्वाह में किसी कारणवश असमर्थ हो। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ होती है? केवल उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश एडहोक जो तदर्थ न्यायाधीश अनुच्छेद 127 की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस कारणवश की जाती है? तो कोरम पूरा न होने पर, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कम होने पर
एडहॉक न्यायाधीश को लाया जाता है। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश किसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करता है? तो संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से एवं राष्ट्रपति से। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस न्यायालय में है? तो उच्चतम न्यायालय में है। उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्ति न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अल्पकाल के लिए करता है ऐसा। न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति प्राप्त कर उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो अनुच्छेद 128 के अंतर्गत की जाती है। अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसकी पदावधि से पूर्व हटाया नहीं जा सका है, तथापि इसके लिए प्रयत्न किया जा चुका है। वे कौन से न्यायाधीश हैं? तो रामास्वामी 1991 में और सौमित्र सेन 2011 में। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत कितने सदस्यों की समिति गठित होती है? तो 3 सदस्यों की। किस अनुच्छेद के तहत उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत में किसी भी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत नहीं कर सकता? तो अनुच्छेद 124(7) के अंतर्गत। संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस वाद में लाया गया? तो ये केशवानंद भारती वाद 1973 में। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है? तो अनुच्छेद 129 में कहा गया है। अभिलेख न्यायालय से क्या तात्पर्य है? तो उस न्यायालय के फैसले अभिलेख या साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। उस न्यायालय को अवमानना में दंडित करने का अधिकार प्राप्त है। अब मूल और आरंभिक अधिकार